नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरों का थर्मामीटर। आज बात होगी एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे की जिस पर बात करना तो बेहद जरूरी है, लेकिन उस पर कोई बात होती नहीं है। भारतीय समाज को पितृसत्तात्मक कहा जाता है। कहते ही ये पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुरुष प्रधान भारतीय समाज में लंबे समय से पुरुष आयोग बनाने की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं। सड़कों से लेकर न्यायालय तक पिछले एक दशक में यह मांग बार बार उठी है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में सैकड़ों कानून हैं, लेकिन पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं। ऐसे में क्यों नहीं पुरुष आयोग बनना चाहिए? अब यही मांग संसद में उठी है। आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल ने इस मुद्दे को लेकर संसद में प्राइवेट बिल के जरिए पुरुष आयोग की मांग उठाई है। आज इसी पर होगा विश्लेषण कि आखिर क्यों पुरुष आयोग की मांग जोर पकड़ रही है और क्यों पुरुष आयोग बनना चाहिए। कुछ कानूनों की दुरुपयोग की बढ़ती शिकायतों के बीच अब यह लगातार मांग बढ़ रही है कि पुरुष आयोग होना चाहिए। दहेज अधिनियम जो 498A लगातार दुरुपयोग हो रहा है, घरेलू हिंसा अधिनियम लगातार दुरुपयोग हो रहा है, रेप और छेड़छाड़ जैसे तमाम सेक्शंस, इनमें फॉल्स केस बढ़ने की शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। यही वजह है कि जो संगठन कहते हैं कि मेंस कमीशन बनना चाहिए, उनका तर्क यही है कि कई पुरुष वर्षों तक केस झेलते हैं, सामाजिक शर्मिंदगी और करियर पर उनके असर पड़ता है, लेकिन उनकी सुनवाई के लिए कोई विशेष मंच नहीं है। अब यहां पर संसद में प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए पुरुष आयोग की बात की गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने पुरुष आयोग विधेयक पेश किया, जिसमें पुरुषों के अधिकार और कल्याण के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए। यह मुद्दा सिर्फ कानून या नीतियों का नहीं, बल्कि बदलते भारतीय समाज का आईना है। आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने संसद में पुरुष आयोग यानी मेंस कमीशन विधेयक पेश किया है। यह विधेयक पुरुषों के अधिकार, सुरक्षा और कल्याण के लिए एक संस्थागत ढांचा रखने का प्रस्ताव रखता है। यहां संसद का सबसे बड़ी बात यह है कि संसद में यह मुद्दा उठाया गया है और ये पहली बार मेंस कमीशन का मुद्दा संसद में उठा है। देखिए किस तरीके से इस प्राइवेट मेंबर बिल को रखा अशोक मित्तल ने। नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल 2025, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल to move for leave to introduce the bill. I move for leave to introduce the bill, the National Commission for Men Bill 2025. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Ashok Kumar Mittal. I introduce the इस प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए पुरुषों से जुड़े मामलों की जांच का प्राविधान, पुरुषों से संबंधित उत्पीड़न, झूठे मुकदमे, मानसिक शोषण, सामाजिक भेदभाव की औपचारिक जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग बनाया जाए, समाधान और निवारण तंत्र स्थापित किया जाए। यह आयोग पुरुषों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करेगा, शिकायतें सुनेगा, जांच करेगा, सरकार की आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश देगा, तो वर्तमान कानूनों और नीतियों की समीक्षा भी करेगा। डॉक्टर मित्तल ने सुझाव दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कई कानूनों का दुरुपयोग भी सामने आया है, इसलिए पुरुषों को प्रभावित करने वाले कानून, न्यायिक प्रक्रियाएं और सरकारी नीतियों की पुनर्समीक्षा की आवश्यकता है। अब चूंकि जिस तरीके से संसद में आवाज उठी है और सड़क से लेकर के अलग अलग मंचों पर लंबे समय तक तमाम संगठन इसको लेकर मांग उठाते रहे, उसी में से एक है बरखा त्रेहान, जो मेंस कमीशन की अध्यक्ष भी हैं और लगातार इस मोर्चे को वो एक दशक से सक्रिय हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आपको सुनाते हैं। पुरुष आयोग की मांग आज संसद में उठना हमारे एक दशक पुराने संघर्ष की बड़ी जीत है। देश में पुरुष लगातार आत्महत्या, मानसिक तनाव
और झूठे मामलों का बोझ झेल रहे हैं। फिर भी अब उनकी आवाज सुनने के लिए कोई संवैधानिक मंच नहीं है। पुरुष आयोग बनना समय की मांग है ताकि जांच निष्पक्ष हो, कानून लिंग तटस्थ हो और पीड़ित पुरुषों को भी न्याय मिले। हम उम्मीद करते हैं कि संसद इस मुद्दे पर गंभीरता से कदम उठाएगी। पुरुष आयोग की मांग। भारत में लगातार एक मानसिकता है कि भारत पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन इसी समाज में पिछले एक दशक से पुरुष आयोग की मांग पहले सड़कों पर, उसके बाद संसद तक अब गूंजने लगी। महिलाओं की सुरक्षा, अधिकार और न्याय के लिए देश में सैकड़ों कानून, आयोग और संस्थाएं हैं। महिला आयोग से लेकर तेज तर्रार विधायी प्रावधानों तक सब कुछ है, लेकिन पुरुषों के लिए एक भी स्वतंत्र संस्थागत मंच नहीं है। और यही सवाल आज पहले से ज्यादा और तेज हो गया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह है लगातार पुरुषों की आत्महत्याओं का बढ़ रहा आंकड़ा। एक बड़ी तादाद में पुरुषों की आत्महत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। संसद में इस आवाज के उठने के बाद लंबे समय से पुरुष आयोग बनने की मांग और तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। वो आंकड़े आपको दरअसल बताएंगे कि क्यों जरूरी है पुरुष आयोग। एनसीआरबी का डेटा यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2004 से 2021 तक के अगर आप इसके आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आपको लगेगा शादीशुदा पुरुषों की आत्महत्या महिलाओं से 2 से 3 गुना ज्यादा है। हर साल 50 से 80 हजार शादीशुदा पुरुष आत्महत्या करते हैं। 2021 81,063 पुरुष वर्सेस 26,880 महिलाएं। 18 साल में पुरुष आत्महत्या में 57% बढ़ोतरी हुई है। कुल आत्महत्याओं में पुरुषों की हिस्सेदारी 70% से ज्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक हर घंटे 14 से 15 पुरुष आत्महत्या करते हैं। आप सोच कर देखिए कहां जा रहा है आंकड़ा। वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी पुरुष आयोग की मांग को लेकर, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके पक्ष में कुछ आंकड़े पेश किए गए थे। वो भी आंकड़े आपको देखना बेहद जरूरी है। 2021 में आत्महत्या के प्रमुख कारणों में पारिवारिक समस्याओं को रखा गया और उसमें 33.2% जो आत्महत्याएं थी वो पारिवारिक समस्याओं की वजह से थी। भारत में आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण घरेलू तनाव, कलह और जिम्मेदारियों का दबाव होता है। बीमारी और स्वास्थ्य समस्याओं से 18.6% आत्महत्याएं, लंबी बीमारी, मानसिक तनाव और अवसाद अन्य कारण 9.2%। ऐसे बहुत सारे कारण जिसका स्पष्ट नहीं, उसमें 9.7% आत्महत्याएं होती हैं। नशा शराब की लत 6.4%, प्रेम प्रसंग 4.6%, शादी संबंधी समस्याएं 4.8%, वैवाहिक तनाव, पति पत्नी विवाद, तलाक, अलगाव, वो तमाम मुद्दे। ओवरऑल अगर आप देखिए ये सारे आंकड़े, चाहे आप शादी संबंधी समस्या देख लीजिए या पारिवारिक समस्या देख लीजिए, दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक है। यानी तकरीबन 42% आत्महत्याएं केवल और केवल, ये 2021 का आंकड़ा बता रहा है एनसीआरबी का, केवल और केवल कहीं ना कहीं वजह आती है पुरुष आत्महत्या के लिए मजबूर होता है। अब आपको भले ही अदालत ने पुरुष आयोग की मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि आखिर कैसे साल दर साल महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आत्महत्या के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जरा इस पूरे आंकड़े को देखिए, ये बेहद दिलचस्प आंकड़ा है और ये वो तस्वीर साफ करता है। दरअसल एनसीआरबी का 2004 से 21 तक यानी 18 सालों का पुरुष और महिलाओं की आत्महत्याओं का अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो आपको लगेगा 2004 में 51,623 पुरुषों ने आत्महत्या किया, उसके एवज में 28,045 महिलाओं ने। 2005 में 52,483 पुरुषों ने आत्महत्या किया, उसके एवज में 28,188 महिलाओं ने। 2006 में 55,452 पुरुषों ने आत्महत्या किया, उसके बदले में 29,000 कुछ जो है महिलाओं ने आत्महत्या किया। 2007 में 57,593 पुरुषों ने आत्महत्या किया और 30,064 महिलाओं ने आत्महत्या किया। 2008 में 57,639 पुरुषों ने आत्महत्या किया और 30,224 महिलाओं ने आत्महत्या किया। 2009 में 58,192 पुरुष, उसके एवज में 31,300 महिलाएं। 2010 में 61,453 पुरुष,
31,754 महिलाएं। 2011 में 62,433 पुरुष, 32,582 महिलाएं। 2012 में 63,343 पुरुष, 31,921 महिलाएं। 13 में 64,000 वर्सेस 29,000। 14 में 59,000 वर्सेस 27,000। सोचिए, आधे का आंकड़ा। अब 2015 में लगातार बढ़ता जा रहा है। 2015 में देखिए 64,534 पुरुष, उसके एवज में 28,344 महिलाएं। 2016 में 60,914 पुरुष, बदले में 27,030 महिलाएं। 2017 में 62,880 पुरुष और 26,656 महिलाएं। 2018 में 64,791 पुरुष, 27,742 महिलाएं। 2019 में 66,815 पुरुष और 25,941 महिलाएं। 20 में 73,093 पुरुष और 28,085 महिलाएं। और 2021 में आंकड़ा सबसे ऊपर 81,063 पुरुषों ने आत्महत्या किया और उसके उलट 28,680 महिलाओं ने आत्महत्या किया। ये आंकड़े अपने आप बता रहे हैं कि दरअसल ये जो घरेलू हिंसा का जो कानून है ना, जेंडर न्यूट्रल नहीं है। ये बता रहा है किस तरीके से दुगने से भी ज्यादा की तादाद पुरुषों की आत्महत्याओं के हर साल, और साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। जेंडर न्यूट्रल नहीं है कानून हमारे। इस कानून के तहत फिलहाल सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही मामला दर्ज करा सकते हैं। किसी पुरुष के साथ घरेलू या मानसिक हिंसा हो रही हो तो उसके पास क्या कानूनी रास्ता है, इस सवाल के जवाब में किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर आप क्या करें। अगर आप पुलिस स्टेशन भी जाते हैं तो वहां जाकर के आप थाने में पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, कभी दर्ज नहीं होगी। ना जाने कितने मामले ऐसे हैं जो ये सामने आए जिसमें कहीं ना कहीं आप सोचिए, अगर 2022 का एक आंकड़ा देखिए, 2022 में ही अकेले 1,70,000 सुसाइड में सबसे ज्यादा 21.7% यानी 37,587 पुरुषों की आत्महत्याओं की वजह पारिवारिक समस्याएं थी। एनसीआरबी पारिवारिक समस्याओं को डिफाइन तो नहीं करता है, लेकिन लड़ाई झगड़े, मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न और विवाद जैसी चीजें इसमें शामिल हो। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पुरुष इससे प्रताड़ित होता है। यही वजह है कि घरेलू हिंसा कानून में चूंकि बदलाव की मांग हो रही है या फिर उसको जेंडर न्यूट्रल बनाने की मांग हो रही है। महिलाएं और बच्चे ही इसमें मामला दर्ज करा सकते हैं। अगर कोई पुरुष घरेलू और मानसिक हिंसा का शिकार हो रहा है तो स्वीकार ही नहीं करता समाज उसको कि पुरुष भी मानसिक हिंसा का या फिर घरेलू हिंसा का शिकार हो सकता है। थाने में पत्नी के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज ही नहीं होता। तो ये वो तमाम समस्याएं हैं जिसके लिए ये मांग हो रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये मांग जोर पकड़ी, उसके पीछे की कई वजह हमने आपको तमाम आंकड़े बताए, लेकिन हाल के समय में हुई कुछ ऐसी घटनाएं जिसने इस पूरे समाज को झकझोर दिया। ये सवाल भी उठाया कि आखिर पुरुष आयोग क्यों नहीं बनना चाहिए। कुछ घटनाओं का जिक्र करना बेहद जरूरी है। 1 साल पहले बेंगलुरु में काम करने वाले 34 साल के टेक इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने देश भर में एक गहरी बहस छेड़ दी। अतुल ने दिसंबर 2024 में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी थी और पीछे 24 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा था अतुल ने। उसमें उसने जिस तरह की अपनी पत्नी के ऊपर, अपनी ससुराल के ऊपर जिस तरह के उत्पीड़न के आरोप लगाए थे कि लगातार उसको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा था, और उसकी बदौलत उसने फैसला किया कि आखिर वो अपनी जान दे दे। अतुल ने अपने अंतिम संदेश में मानसिक और कानूनी उत्पीड़न का आरोप लगाया। उनकी शादीशुदा जिंदगी तनाव से घिरी थी, उन पर कई कानूनी मामले चल रहे थे। उन्होंने कहा कि झूठे आरोपों, ब्लैकमेल और दबाव से वो टूट चुके थे और यही वजह थी कि उनके पास अपनी जान देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। पुलिस ने उनकी पत्नी और ससुराल पक्ष पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया। कब? जब अतुल ने आत्महत्या कर लिया। वो मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अतुल के भाई विकास क्या कहते हैं जरा सुनिए। वो कहते हैं दरअसल मानसिक अवसाद नहीं बल्कि अदालतों की जो है एक तरफा कार्रवाई है जिसने मजबूर किया। अब देखिए सुनिए क्या कहते हैं विकास। लेकिन जहां पे लड़के कोर्ट रूम में जाके ये बोलते हैं कि मैडम मैं बैंगलोर से जौनपुर जैसे जगह पे आता हूँ, मुझे 2500 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है, आप नहीं आते हो तो हमें वापस जाना पड़ता है, हमें वापस आना पड़ता है। ये एक तरह का हरासमेंट है। क्यों बच्चों के एक्सेस को जुडिशरी रोक रही है?
आप मेंटल हेल्थ की बात करते हो, क्यों इस चीज पे बात नहीं होनी चाहिए कि जुडिशरी उस बच्चे को शेयर्ड पेरेंटिंग हमारे देश में नहीं है उसके ऊपर बात करें? क्यों हमारी जुडिशरी जो है वो इस चीज पे बात नहीं करती कि उस बच्चे का मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगा अगर उसको एक बाप का प्यार ना मिले? कितने ऐसे सुसाइड हैं हमारे देश में जो लड़के कर रहे हैं और हस्बैंड कर रहे हैं? उसका एक रीजन ये भी है कि हमारे देश में जुडिशरी उस बच्चे से मिलने नहीं देती, उस बच्चे का एक्सेस नहीं देती। हमारे सोसाइटी में इस चीज के ऊपर बात होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ नहीं है इस चीज में प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हम सोसाइटी का है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन जहां पे देश के अलग अलग कोरों के साथ उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब पुरुषों ने अपनी पत्नी पर प्रताड़ना के आरोप लगाकर आत्महत्या का रास्ता चुना है। इटावा में इंजीनियर मोहित यादव ने होटल में फंदे से लटककर जान दे दी। सुसाइड से पहले उसने वीडियो भी बनाया। मोहित ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया। मोहित ने कहा, पत्नी कहती थी मकान जमीन मेरे नाम करो। सास ने उसका अबॉर्शन करवा दिया। जब तक ये वीडियो लोगों को मिलेगा मैं इस दुनिया से जा चुका हूं। और उसने आत्महत्या कर लिया। सीधे तौर पर उसने कहा था कि अगर मेरी मौत के बाद भी मुझे इंसाफ न मिले तो मेरी अस्थियां नाले में बहा देना। उसके बाद एक मामला आया गाजियाबाद में, जहां आईटी इंजीनियर मोहित त्यागी ने पत्नी से परेशान होकर जहर खाकर जान दे दी। मौत से पहले इंजीनियर ने अपने एक दोस्त को व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट भेजा था। इसमें उसने पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। ऐसे में अब ये सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर जब इतनी सारी पेचीदगियां हैं, इतने सारी समस्याएं हैं, सवाल ये नहीं है कि कानून महिलाओं के लिए क्यों है, सवाल ये है कि पुरुषों के लिए कानून क्यों नहीं है, पुरुषों के लिए कोई कमीशन क्यों नहीं है, पुरुषों की आवाज उठाने के लिए कोई मंच क्यों नहीं है। बरखत रेहान जो पुरुष आयोग के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है, वो क्या कहते हैं जरा सुनिए। आपको रात के अंधेरे में कहीं रोते हुए सिसकते हुए दिख जाएगा, लेकिन वो भी अगर आप देखना चाहें तो। अदरवाइज वो ओवरबर्डन है। और जो ओवरबर्डन है वो किस तरीके से? क्योंकि प्रेशर बहुत है उसके ऊपर। वाइफ का प्रेशर, गर्लफ्रेंड का प्रेशर, माँ का प्रेशर, पिता का प्रेशर, बॉस का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, अपने मेल कलीग्स का प्रेशर, कुछ कर दिखाने का प्रेशर। इतने प्रेशर्स में जब वो लड़का काम करता है तब उसके ऊपर 100% उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों डिटोरिएट होती है। लेकिन जो फिजिकल हेल्थ डिटोरिएट होती है तो सामने रिपोर्ट में दिख जाता है। तब हम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि महिला अगर रोती है, महिला अगर एक पोस्ट भी डालते हैं तो उस पे 100 कमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन पुरुष अपनी सुसाइड की लाइव स्ट्रीमिंग करता है, उस पे भी कोई कुछ नहीं बोलता, कोई रिएक्शन में नहीं आता। तो जैसा अभी अतुल सुभाष के भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि सोसाइटी में चेंज करने की जरूरत है। आपको रात के अंधेरे में कहीं रोते हुए सिसकते हुए। इन तमाम घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में सवाल उठते हैं कि अगर महिला की सुरक्षा महत्वपूर्ण है तो पुरुषों की समस्या क्यों अनदेखी की जा रही है? क्या पुरुषों को भी अपनी चुनौतियों को बाहर लाने का या अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? क्या उनकी पीड़ा की कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए? ये वो तमाम सवाल हैं जो खड़े होते हैं। अब बात चूंकि संसद तक पहुंची है, आवाज संसद में उठी है, लेकिन सालों से पुरुष, चूंकि पुरुष के लिए कहा जाता बहुत धीर और गंभीर होता है, वो ना तो रो सकता है ना अपना दर्द बता सकता है। लेकिन अगर वो दर्द में है तो क्या सिर्फ उसके पास यही विकल्प होना चाहिए कि आत्महत्या को गले लगाए, अपनी जान देने को मजबूर हो जाए, या फिर एक प्रॉपर एक फोरम होना चाहिए जहां पर वो अपनी आवाज उठा सके? यही वजह है कि अब सड़क से लेकर संसद तक मेंस कमीशन बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। नमस्कार।